स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ते हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट से और विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने हैं, किस तरह के ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी कीटोन देखा होगा या एल्डिहाइड देखा होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। सपोज हम एक कीटोन बनाएंगे, ये है कीटोन, राइट, या एक एल्डिहाइड है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन पे ऐसे दो लोन पेयर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आपको मालूम होगा ये कि इसमें तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले ये जो बॉन्ड है, ये वाला, ये डबल बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको आप लोन पेयर्स कहते हैं, इनको मैं कहता हूं एन इलेक्ट्रॉन्स। एन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और अगर मैं एनर्जी के हिसाब से देखूं और इनके ट्रांजिशन के हिसाब से देखूं और इनका मैं बताऊंगा कि एक्साइटेशन किस तरह होता है, तो आपको याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए ये चीज, ये हमेशा दिमाग में बिठा देना। जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, सबसे ज्यादा लूज इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब मैं मॉलिक्यूल बनाता हूं ना, तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होगा पहला सिग्मा बॉन्ड, वो यहाँ पे ऐसे ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर्ड है बिटवीन दीज टू एटम्स। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है ऐसे साइड वाइज ओवरलैप से। समझ में आया ना? ऐसे बनता है। इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। These are exposed electrons. वो एटम्स के बीच में नहीं होती है, यानी न्यूक्लियस के बीच में जकड़े हुए नहीं रहते, वो फ्री रहते हैं। और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये ऐसे फ्री रहते हैं, ये इससे ज्यादा फ्री रहते हैं। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा फ्री कौन से है? सबसे ज्यादा फ्री है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आना? तो अगर मैं यहां पे लिखूं, ये हो गया पूरा। अब मैं यहां पे लिखता हूं, मैं लिखूंगा ईज ऑफ एक्साइटेशन या ईज ऑफ रिमूवल, अगर बोलेंगे ईज ऑफ एक्साइटेशन। एक्साइटेशन सबसे जल्दी किसमें होगा? जो सबसे लूज होगा उसको इजी है एक्साइट करना, तो सबसे ज्यादा होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में दूसरा कौन है लूज? पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और जो जितना लूज होगा ना, इसका मतलब ये है कि वो उतना ऊपर है, यानी उसका मतलब ये उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है, इसलिए हमें उसको कम एनर्जी देनी पड़ती है एक्साइट कराने के लिए। जो लूज है, लूज का मतलब उसमें ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है। तो अगर मैं इस हिसाब से इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे एनर्जी में रखूं, एनर्जी वाइज रखूं, समझ में आया? तो मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो रहेगी वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी, उससे कम एनर्जी रहेगी पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उससे कम एनर्जी रहेगी सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो दीज आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब अगर आप इन पे एनर्जी देते, इनके ऊपर लाइट देते, ठीक है, अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्डिंग या सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये अपनी एनर्जी लेवल से जंप करते हैं और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और वो हायर एनर्जी लेवल कौन सी रहती है? आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहता है। जो लोअर एनर्जी लेवल्स हैं दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो हायर एनर्जी लेवल्स रहती है वो रहती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये याद रखना। और याद ये भी रखना कि जिसका जितना बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे जाएगा, या आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखा भी होगा, उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ऊपर चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं
यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सबसे नीचे है एनर्जी में, सिग्मा बॉन्डिंग, तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे सबसे ऊपर होगा, इसको बोलूंगा सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? और इसके बाद में पाई बॉन्डिंग दूसरे नंबर पे है एनर्जी में, तो यहाँ पे भी ये सिग्मा के नीचे ही होगा, यानी जिसका एनर्जी बॉन्डिंग में जितना कम, उसका एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में उतना ही ज्यादा रहता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास में किस तरह के ऑर्बिटल्स आ गए? हमारे पास में सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिशन किस तरह होते हैं। तो यहां से ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग, इनसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है नॉन बॉन्डिंग में। कब? जब उनको हम एनर्जी देते हैं। क्लियर? ये हमेशा याद रखना। और इतना भी याद रखना कि सिग्मा का इलेक्ट्रॉन सिग्मा में ही जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्री की वजह से सिग्मा का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जाएगा और पाई बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा जब वहां पे एक्साइटेशन होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि जो एक्साइटेशन होता है ये या तो ऐसे सिग्मा टू सिग्मा होगा या पाई टू पाई होगा। अब रहता है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग के पास में चॉइस, ये सिग्मा में भी जा सकता है और ये पाई में भी जा सकता है। क्लियर? इतना समझ में आया? तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो है, ये वाला पहला, ये है सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पाई टू पाई स्टार, ये दूसरी तरह का ट्रांजिशन होगा। तीसरा टाइप कौन सा ट्रांजिशन का? शाबाश, एन टू सिग्मा स्टार, मैं बोलूंगा एन टू सिग्मा स्टार। चौथा कौन सा है? एन टू पाई स्टार। क्लियर? ये समझ में आया? अब अगर आप एनर्जी के हिसाब से देखेंगे, सबसे इजी ट्रांजिशन कौन सा है, यानी सबसे कम एनर्जी किसमें लगती है? देखो इस ट्रांजिशन को देखो, ये जो ट्रांजिशन है ना, ये होता है यहाँ पे सिग्मा से सॉरी एन से पाई, तो इतना गैप है, जितना गैप कम, जितना यहाँ पे गैप कम होगा उतना यहाँ पे एनर्जी भी कम लगेगा, उतना जल्दी ट्रांजिशन हो जाएगा। समझ में आया? उतना आराम से ट्रांजिशन हो सकता है। जितना गैप ज्यादा है उतना उसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसको एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट कराना है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए। समझ में आया? ये हमेशा याद रखना। मैं पहले इसकी बात करूंगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए ये आम अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में नहीं होता। ये कहां पे होता है? ये होता है वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, मैं बोलूंगा वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, इसमें होता है। और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट का रीजन क्या है? यानी जहां पे वेवलेंथ लेस देन 200 नैनोमीटर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं मीथेन में 153 में कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो 153 पे उसका सिग्मा बॉन्ड सिग्मा से सिग्मा बॉन्डिंग में एक्साइट हो जाता है। क्लियर? तो ये जो ट्रांजिशन है ये किस तरह का ट्रांजिशन है? ये इस तरह का ट्रांजिशन, मान लीजिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है बिटवीन सपोज कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें जब एक्साइटेशन होगा ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरह चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा दूसरा ऊपर जाएगा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? पर कब होता है ये होता है वैक्यूम अल्ट्रावायलेट में। इसको हम यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि डिफिकल्ट है हैंडल करना, इसके लिए हमारे पास में वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज कोई भी मॉलिक्यूल, एयर का कोई भी मॉलिक्यूल इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। उसमें जो ही हम सैंपल पे रेडिएशन डालना चाहेंगे तो बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आएंगे और वो ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। समझ में आया ना? इसलिए हम इसको ज्यादा स्टडी नहीं करते और ये हमारे काम का भी नहीं है, हमें इससे कुछ लेना देना, इससे कोई मतलब फायदा भी नहीं होता, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरा जो ट्रांजिशन है ये होता है पाई टू पाई ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन।
ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है ये इससे थोड़ा कम एनर्जी लगती है। देखो इसमें कम एनर्जी लगती है, समझ में आया, इसमें कम एनर्जी लगती है। तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर लगती है। यानी इसको हम वैक्यूम अल्ट्रावायलेट नहीं बल्कि नियर अल्ट्रावायलेट रेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे आप इसका स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। जैसे अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 175, इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तो 185 या कभी कभी 285 नैनोमीटर में इस तरह के हमें ट्रांजिशन मिलते हैं, इन रेंज में मिलते हैं। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, रटा मारने की जरूरत है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये वैक्यूम में नहीं बल्कि नियर अल्ट्रावायलेट में इजीली हो जाता है, ठीक। और पाई बॉन्ड्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो विजिबल रीजन में भी ये एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह से कैरोटीन, कैरेट का जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ कैरोटीन। और वो कलर क्यों आता है? क्योंकि वो विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया? उसके बाद में रहता है ये एन टू सिग्मा स्टार। देखो एन टू सिग्मा स्टार जो है ये भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में इजीली हो सकता है, लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं है। और एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे आता है। यानी पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये मैं अभी अरेंज करके दिखाऊंगा। और लास्ट पे आता है एन टू पाई स्टार। ये जो एन टू पाई स्टार है ना, ये सबसे इजी ट्रांजिशन है ना, मतलब इसके लिए सबसे कम एनर्जी लगती है। समझ में आया? यानी आपको क्या करना है, सपोज हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लोन पेयर है, ये बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन है। आपको इसे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में ले जाना है, ठीक है। यानी ये एक्साइट होके इधर चला जाएगा। ये समझ में आ रहा? तो बहुत इजी है, ये इजीली हो जाता है और इसके लिए एनर्जी कम लगती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रोबेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन है ना वो इस तरह होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में। तो इसको ऐसे जंप करना है और ऐसे जंप की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। ये ट्रांजिशन इजी तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। समझ में आया? तो ये दो ये हमारे बहुत ही काम के हैं, जबकि ये दो यानी एन टू सिग्मा और सिग्मा टू सिग्मा इसको हम ज्यादा काम में नहीं लाते। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एनर्जी के हिसाब से अगर मैं एनर्जी वाइज देखूं तो सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी? सबसे कम एनर्जी लगती है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, ठीक। उसके बाद में पाई टू पाई स्टार जो हमारे बहुत काम का है, ठीक है। उसके बाद में एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, और लास्ट पे आता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इनको हम, लेकिन ये जो दो ट्रांजिशन है इनको हम कंसिडर नहीं करते। क्लियर? इनको करते हैं कंसिडर, समझ में आना? लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी यानी अभी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो बताया था आपको ई एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या इंटेंसिटी कोएफिशिएंट, वो यहाँ पे कम रहता है। क्लियर? कम का मतलब क्या रहता है? अगर 10,000 नैनोमीटर से, मैं ऐसा बोलूंगा 10,000 नैनोमीटर नहीं 10,000, अगर एप्सिलॉन वैल्यू 10,000 से कम रहे, लेस देन 10,000 नैनोमीटर, तो हम इसको बोलते हैं कि लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन इससे ज्यादा हो गया 10,000 से ज्यादा, तो हम इसको बोलते हैं हाई एब्जॉर्प्शन, या मैं बोलूंगा हाई इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन है। इतना क्लियर समझ में आया? अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपको बताऊंगा। ये क्लियर, ये आई होप कि इतना तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाऊंगा जो आपके एंट्रेंस या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जिस पे आते हैं, उनमें पूछूंगा मैं आपसे कि इसमें कौन कौन सा ट्रांजिशन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं देखता हूं, सबसे पहले देखो ये है कीटोन। कीटोन में कौन कौन सा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। हमें पहले देखना है कि इसमें बॉन्ड कितने टाइप के, ठीक है। जितने टाइप के बॉन्ड होंगे उतने ही एंटी बॉन्ड भी होंगे, और देखना है लोन पेयर कितना होगा, तो है कि नहीं।
अगर लोन पेयर है तो इसको बोलेंगे नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये है तो ये इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड। जहां पे सिग्मा बॉन्ड है वहां पे सिग्मा एंटी बॉन्ड भी होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इजीली होगा, पाई टू पाई स्टार भी होगा, ये भी होगा, और इसके बाद में एन टू पाई स्टार ये भी होगा, एन टू सिग्मा स्टार ये भी होगा। समझ में आया ना? तो ये सब ट्रांजिशन इसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स और इस तरह के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब मैं दूसरा एक मॉलिक्यूल लेता हूं। सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसमें आपको क्वेश्चन आता है क्या इसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? इसमें सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा, इसमें पाई बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार भी होगा, लेकिन इसमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो एन टू पाई या एन टू सिग्मा स्टार इसमें ट्रांजिशन, ये दो ट्रांजिशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं लूंगा सपोज यहाँ पे क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन। समझ में आया? अब मुझे बता इसमें कौन कौन सा ट्रांजिशन होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा क्या? हाँ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इजीली होगा। ठीक है। एन टू सिग्मा होगा क्या? हाँ, क्योंकि इसमें लोन पेयर है तो एन इलेक्ट्रॉन्स है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी इसमें होगा तो एन टू सिग्मा स्टार भी होगा। लेकिन एन टू पाई स्टार होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई एंटी बॉन्ड भी नहीं होगा। समझ में आया? इतना तो क्लियर है? शाबाश। अब मैं आपसे और एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। सपोज मेरे पास में ये है OH, यानी अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल में किस किस तरह का ट्रांजिशन होगा बताओ? सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा, हाँ, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा एंटी बॉन्ड भी होगा। सिग्मा स्टार है इसमें, सिग्मा स्टार, सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा इसमें। इसी तरह से इसमें लोन पेयर है और सिग्मा स्टार भी है, तो लोन पेयर में एन टू सिग्मा स्टार भी हो जाएगा ट्रांजिशन। ठीक, इतना तो क्लियर है। ये आप मॉलिक्यूल देख के ही पहचान सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है, कौन सा नहीं। यहाँ का समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक मिनट मैं इसको पहले रब करता हूँ, थोड़ा सा रब करता हूँ। देखो मेरे पास में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है। क्लोरीन पे लोन पेयर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर है, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। ये सबको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा एंटी बॉन्ड भी होगा। लोन पेयर है तो लोन पेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इजीली होगा। तो ट्रांजिशन के लिए क्या जरूरी है? एक तो हमें देखना है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा है। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसी के हिसाब से उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा। जैसे सिग्मा बॉन्ड अगर है तो सिग्मा एंटी बॉन्ड भी होगा। अगर पाई बॉन्ड है तो पाई एंटी बॉन्ड भी होगा। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो पाई एंटी बॉन्ड कहाँ से आएगा? ठीक है। और लोन पेयर है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और नॉन बॉन्डिंग सिग्मा तक भी जा सकता है और पाई तक भी जा सकता है, सिग्मा स्टार में जा सकता है ना। सिग्मा स्टार में तो यहाँ पे जाएगा लेकिन पाई में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे। अब क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है। अब यहाँ पे दूसरा है कार्बन ब्रोमीन, राइट। और तीसरा ये जेम का क्वेश्चन है, इस तरह आते हैं। तीसरा है कार्बन आयोडीन। आपको बताना है कि इसमें सबसे इजीली एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन सा होगा? ठीक है, बता सकते हो आप? शाबाश। और दूसरा बताना आपको कि किसमें वेव लेंथ ज्यादा लगेगी, किसमें कम लगेगी, ये आपको बताना है। देखो जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में प्रेजेंट है। लोन पेयर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में प्रेजेंट है
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको जल्दी छोड़ता नहीं है। जितना एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना उसका लोन पेयर वहां से निकालना और एक्साइट कराना उतना वो डिफिकल्ट होता है। समझ में आया ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर मैं बताऊं आपको, डाउन द ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। समझ में आया ना। तो इसका मतलब लोन पेयर सबसे ज्यादा बंद कहां पे होगा, क्लोरीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, उसके बाद आयोडीन में। अगर मैं ये पूछूं सबसे ज्यादा लूज कहां पे होगा, आप बोलेंगे सबसे ज्यादा लूज आयोडीन में होगा, तो यहाँ पे इजीली एक्साइट हो सकता है। उसके बाद ब्रोमीन में, उसके बाद आयोडीन। समझ में आया ना। और जो लैम्डा रहता है, लैम्डा मीन्स वेव लेंथ, वेव लेंथ that is directly proportional to ease of excitation, ease of excitation and inversely proportional to electronegativity। ये याद रखना। क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ का वेव लेंथ जो है ना, यहाँ का वेव लेंथ ये कम होगा, इसमें वेव लेंथ कम लगेगा। बिकॉज वेव लेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी रहता है। ठीक, या मैं बोलूंगा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। जितना एनर्जी ज्यादा लगेगा उतना वेव लेंथ कम लगेगा। क्लियर, समझ में आया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगती है तो वेव लेंथ कम, यहाँ पे एनर्जी कम लगती है थोड़ी सी, वेव लेंथ थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी बहुत ही कम लगेगी तो वेव लेंथ बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वेव लेंथ ज्यादा, इज ऑफ एक्साइटेशन ज्यादा तो वेव लेंथ ज्यादा। समझ में आया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे, आप मुझे बताओ OH और NH, NH2 यानी एक एमाइन है एक अल्कोहल है, इसमें बताओ मुझे वेव लेंथ ज्यादा किसमें लगेगी, इसमें वेव लेंथ ज्यादा होगी, इसमें वेव लेंथ ज्यादा होगी। शाबाश बोलो। आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। समझ में आया ना। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, आपको समझ में आया होगा। तो आपके घर पे जो बुक्स हैं उनको भी देखा करो, सिर्फ लेक्चर पे इंतजार मत करो, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनकी प्रैक्टिस